Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to our online biology classes. I'm your teacher Sadia Saqib. Our today's topic is energy flow between the trophic levels from chapter number 25 Man and His Environment. अपने previous topics में हमने बात की about the ecosystem, various biogeochemical cycles, then we discussed about different trophic levels and productivity. सो अपने आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ एनर्जी फ्लोज बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स और हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल और व्हाट आर द चेंजेस which are occurring during this energy transfer between the trophic levels. So start करते हैं अपने आज के टॉपिक को. Energy flow between the trophic levels. Ecosystems are the transformers of energy as we have discussed about this point earlier. Ecosystem में energy interconversions are taking place or energy transformations are taking place, and on average about 10% of net energy production at one trophic level is passed on to the next level, right? अगर हम दो trophic levels को compare करते हैं तो एक trophic level पे suppose producers level पे जो energy produce हो रही है, जो भी biomass बन रहा है वो सारे की सारी energy अगले trophic level यानी consumer level पे transfer नहीं हो जाती है. Only about 10% of the net energy production at one trophic level is passed on to the next level. Now, what are the factors affecting the energy flow in the ecosystem? These factors are as following: respiration, growth, reproduction, defecation, non-predatory death, that is organisms that die but are not eaten by the consumers. The nutritional quality of materials that is consumed also affect the energy transfer between different trophic levels. The most important one is the respiration, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है कि जितनी एनर्जी एक लेवल पे जनरेट हो रही है, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी कंज्यूमर्स को ट्रांसफर नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की अपनी भी रिक्वायरमेंट है, उनमें रेस्पिरेशन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है, डीफिसेशन की एक्टिविटी भी हो रही है. तो इन एक्टिविटीज के रिजल्ट में दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, उनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है. सो दैट्स व्हाई द मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय देमसेल्व्स. हाँ, जो रिमेनिंग एनर्जी बाकी बचेगी दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फीडिंग लेवल और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. उसके अलावा नॉन प्रीडेटरी डेथ जिसमें प्रीडेटर्स का कोई रोल नहीं है, और नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, वी कैन से ऑर्गेनिजम्स दैट डाई बट आर नॉट ईटन बाय द कंज्यूमर्स, राइट? तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई है, अब चाहे किसी भी वजह से हुई है, लेकिन उनको कंज्यूमर्स ने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी वजह से भी एनर्जी में रिडक्शन हो जाती है फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, यानी उस ऑर्गेनिज्म की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाई है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ. द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स दैट इज कंज्यूम्ड आल्सो इफेक्ट द एनर्जी ट्रांसफर. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिजम्स हैव कंज्यूम्ड, और उन्होंने कितनी एनर्जी जनरेट की है इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट in the generation of the energy. Here is a diagram. इस diagram को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को और फ्लो ऑफ एनर्जी को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बिल्कुल बेस पे अगर आप देखें फिगर में, दिस ग्रीन पार्ट at the base of the figure, here you can see grasses and here you can see trees. It means this is the first trophic level और producers level. ठीक है, ये इकोसिस्टम का पहला लेवल है, T1 है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. Here you can see 10,000 kilocalories of energy is produced by the producers, right? And from where they are getting the energy? Sun, right? Sun is the ultimate source of energy. तो solar energy को capture करके ये अपने लिए energy produce कर रहे हैं. Huge amount of energy is generated at T1, right? But all this energy is not transferred to the other trophic levels, right? Here this red arrow is indicating the heat loss. In the diagram you can see red arrows. तो red arrow किस चीज का इंडिकेशन है? हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हीट लॉस किस वजह से हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स में जो रेस्पिरेशन हो रही है, इनमें ग्रोथ हो रही है, इनमें रिप्रोडक्शन हो रही है और बाकी डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपनी एनर्जी को इन सब एक्टिविटीज में यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई हीट यहाँ पे लॉस हो रही है. सो ऑल द एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, right? So next level, next trophic level T2, that is a primary consumer level. Here you can see producers की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स से चली गई है, और यहाँ पे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आप देख सकते हैं, रैबिट, दैट इज अ हर्बीवोर. हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स. सो एनर्जी की रिडक्शन यहाँ पे हो गई है. प्राइमरी कंज्यूमर्स दे ओनली हैव 1000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, राइट? जबकि प्रोड्यूसर लेवल पे देयर वाज 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. सो यू कैन फील हियर हाउ मच एनर्जी हैज बीन लॉस्टेड
while transferring from one trophic level to the next trophic level. Then primary consumers, they are consumed or they are eaten by the secondary consumer or the third trophic level. Here you can see a snake represent कर रहा है secondary consumers को, ठीक है. तो rabbit ने energy gain की थी from the producers की energy primary consumers में transfer हुई है, primary consumers की energy transfer हो जाएगी into the secondary consumers, right? But again at this level you can see another red arrow, और जहां पे मेंशन है हीट लॉस, यानी T2 से T3 पे जब एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है तो वहां पर भी हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स भी तो अपनी जो अपने एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है, बाकी एक्टिविटीज भी हो रही हैं. सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज डेसिपेटेड इनटू द environment in the form of heat, right? So less energy is transferred to the T3 or third trophic level. So here you can see only 100 kilocalories of energy, it is present at the secondary consumer level. Then this secondary consumer is consumed by the tertiary consumer, right? T4, T1, T2, T3 and T4, fourth trophic level. Here you can see an eagle which is a representative member of the tertiary consumer level, right? यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन एनिमल्स को यूज किया है, इसके अलावा so many other are present here because in the ecosystem there are present food chains and food webs. तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी फूड चेन मेंशन की हुई है, बट बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स बल्कि फूड वेब्स मौजूद होते हैं जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, राइट? सो आप देख सकते हैं कि T4 टर्शरी कंज्यूमर के लेवल तक जाते जाते एनर्जी कितनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, दैट ओनली 10 किलो कैलोरीज आर प्रेजेंट एट दिस लेवल, राइट? और आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स में 10,000 किलो कैलोरीज थी, वहां से प्राइमरी कंज्यूमर्स में ओनली 1,000 किलो कैलोरीज, देन सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल गॉट ओनली 100 किलो कैलोरीज and tertiary consumers got only 10 kilocalories. So here you can see how much energy is lost in the form of heat. हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो गई है, इसमें इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई एंड दैट एनर्जी बिकम्स यूजलेस, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ये किस चीज की इंडिकेशन है कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, बिकॉज उस लेवल पे ऑर्गेनिजम्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी जनरेट होती है जो इन्वायरमेंट में डेसिपेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है. So successive trophic levels में less amount of heat energy is transferred, right? सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजिशन इन द एनर्जी फ्लो. डिकम्पोजर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि इनके बगैर जो है इन्वायरमेंट सही से अपना काम नहीं कर सकता, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर डिस्टर्ब, बिकॉज इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, इफ दे विल नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, तो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी नहीं होगी एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स they will remain blocked in the dead bodies of the organisms and they will never be released, and if they are not released the biogeochemical cycles will be badly disturbed. So overall ecosystem बहुत बुरी तरह से disturb हो जाएगा, but actually this do not happen because nature ने इसका ये solution रखा हुआ है कि properly decomposition की activity perform होती है जिसके result में nutrients का flow cyclic manner में continue रहता है. Decomposers process large amounts of organic material and return nutrients to the ecosystem in the in organic form, which is then taken up again by the primary producers. As I told you कि यहाँ पे biogeochemical cycles maintain होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें से फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं विच आर देन टेकन अप अगेन बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और साइकिल्स दोबारा से कंटिन्यू हो जाते हैं. एनर्जी इज नॉट रिसाइकल्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, रादर इट इज रिलीज्ड मोस्टली एज द हीट. तो रिसाइकलिंग या डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में एनर्जी की रिसाइकलिंग नहीं होती है बल्कि एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में और वो इन्वायरमेंट में फिर एब्जॉर्ब हो जाती है. So that's why decomposition activity is very very important and it is related with the energy flow as well. Then another very important topic related with the ecosystem or with the energy flow, that is the ecological pyramids, right? How we can define this terminology? Ecological pyramids को हम define कर सकते हैं. Ecologist, the person who studies ecology is called as ecologist, compare trophic levels by determining the number of organisms, the biomass or the relative energy found at each trophic level. And if this data is graphed, if we represent this data in the graphical form, the graph has a pyramid shape, which is called as ecological
pyramid, right? यानी इकोलॉजिस्ट इकोसिस्टम के जो फैक्टर्स हैं इनको या ट्रॉफिक लेवल्स को किस बेसिस पे किन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं? दे स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, right? They study on the basis of biomass factor, they study on the basis of relative energy found at each trophic level. So number of organisms, quantity of biomass और relative energy found at each trophic level, ठीक है? इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं इकोलॉजिस्ट, और जब इसको वो डाटा की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं तो ग्राफ जो है वो एक पिरामिड की शेप में आता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. पिरामिड ऑफ एनर्जी. Now, pyramid of energy क्या है? A pyramid of energy indicates the energy contents in the biomass of each trophic level. यानी हम एक particular trophic level ले रहे हैं और उसको बाकी trophic levels के साथ compare भी कर रहे हैं, उनका interrelationship develop कर रहे हैं, study कर रहे हैं. तो उसमें हम basically जो factor study कर रहे हैं, that is the energy. कि how energy is transferred from one trophic level to the next trophic level, and what are the changes which are occurring during this transfer, this transformation, this interconversion. These pyramids show that most of the energy is dissipated. Dissipated means released into the environment when going from one trophic level to the other. और ये point हमने अभी पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया है कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है इनटू द एनवायरमेंट. लेस एनर्जी रीचेज द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल from the level beneath it, because some of the energy at the lower level is used by those organisms to perform work, while some of the energy is lost. Like producers, they have the highest energy level. ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर्स से एनर्जी जब कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाती है तो वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो गई है. प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एनर्जी जाती है तो डेफिनेटली वो कुछ और रिड्यूस हो जाती है. अगेन सम ऑफ द एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज वेस्टेड, एंड देन सो ऑन. इसी तरह से T4 लेवल, फाइनल लेवल जो टर्शरी कंज्यूमर्स है, वहां तक आते आते एनर्जी की क्वांटिटी काफी कम रह जाती है. एनर्जी पायरामिड्स एक्सप्लेन व्हाई there are few trophic levels. क्यों there are few trophic levels? क्योंकि definitely बहुत सारी एनर्जी तो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है. So that's why there are few trophic levels. Food webs are short because of the reduction in the energy contents that occur at each successive trophic level. Food webs ज़्यादा जो है complicated नहीं है, ज़्यादा long नहीं होते हैं, they are short. Again the reason behind is same कि जो trophic level से, one trophic level से other trophic level पे एनर्जी जा रही है, that is released in the form of heat energy, और वो reduce होती जाती है. जैसे जैसे successive levels के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, it is reducing. ठीक है, तो कम होने की वजह से फूड वेब्स जो हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं और ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर भी ज्यादा नहीं होता. Here you can see the figure of the pyramid of energy. It's a graphical form, right? अब इस शेप को आप देखिए, it's a triangle shape और pyramid shape, right? और pyramid को अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि from the base it is wider. बेस से जो है ये वाइड है, राइट? वाइड होने का मतलब ये है कि क्वांटिटी ज्यादा है. अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोर एनर्जी इज प्रेजेंट हियर एट दिस ट्रॉफिक लेवल. हियर यू कैन सी प्रोड्यूसर्स, दे हैव 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, एंड प्रोड्यूसर्स दे आर ऑक्यूपाइंग द बेस ऑफ द पायरामिड. यानी हमने ये जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है, इस ग्राफ में हमने प्रोड्यूसर्स को सबसे बेस में रखा है, एंड बेस ऑफ द पायरामिड इज वाइड. So it means lots of energy is present at this level, T1 level or producer level. But from producers, energy is transferred to the primary consumers. Here, the second level, T2. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 किलो कैलोरी से एनर्जी रिड्यूस होकर 1,000 किलो कैलोरीज पे आ गई है, right? Then to the secondary consumers, 100 किलो कैलोरीज, and then tertiary consumers only 10 किलो कैलोरीज. और आप देख रहे हैं कि ये पायरामिड, ये ग्राफ जो है बेस पे वाइड है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ डाटा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस ग्राफ इज बिकमिंग नैरो. और ये पिरामिड जो है ये नैरो हो गई है. नैरो होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप ट्रॉफिक लेवल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, द कंटेंट ऑफ एनर्जी इज रिड्यूसिंग. जो बेस पे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे पोजेस हाईएस्ट कंटेंट ऑफ एनर्जी, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी कंटेंट रिड्यूस हो रहा है. एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, दे आर हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. Producers are having highest amount of energy and tertiary consumers they have least. तो pyramids में top पे जो है उनमें organisms में energy level that is very much low, right?
देन pyramid ऑफ बायोमास. अब pyramid एक और हम pyramid स्टडी करते हैं इकोसिस्टम्स में, दैट इज अ pyramid ऑफ द बायोमास. अ pyramid ऑफ बायोमास illustrates the total biomass at each successive trophic level. पहले हमने एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, एनर्जी, रिलेटिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल. अब हम बात करेंगे अबाउट द बायोमास comparatively at one trophic level than the other trophic level. How we define the biomass? What is biomass? This terminology is used. It is a quantitative estimate of the total mass or amount of the living material, right? Living material of the body. उसको हम quantitatively study करते हैं, estimate करते हैं कि उसमें कितना living material है, उसको measure करते हैं, calculate करते हैं. तो that is called as the biomass of that organism or species. It indicates the amount of energy fixed at a unit time. Biomass may be represented as total volume, dry weight or live weight. Biomass को हम represent कर सकते हैं total volume, dry weight से और live weight से. This dry weight का मतलब है कि जहाँ से moisture content हमने dry कर दिया हुआ है, तो that is called as dry weight. और live weight along with water, यानी body के अंदर water content, moisture plus the other components, उसको हम overall जब weight लेते हैं तो that is called as live weight. This pyramid illustrates the reduction of biomass in succeeding trophic level, just like the energy. जैसे एनर्जी भी जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स है उनमें रिड्यूस हो रही थी, बिल्कुल इसी तरह से बायोमास भी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में रिड्यूस होता जाएगा. Here you can see the figure और ग्राफ. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोमास pyramid आप देख सकते हैं, right? Here again you can see at the base you can see the producers 1000 किलोग्राम, आप इसको किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं बायोमास को, right? और producers are eaten by the herbivores which are making the T2 second trophic levels, और लेकिन बायोमास reduce हो गया है, it only becomes now 100 kg. Then herbivores are eaten by the primary carnivores, again biomass reduce हो गया है 10 kg. Then we have top carnivores and only 1 kg. तो ये बेसिकली हम यहाँ पे एक कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. और अगेन आप जो है पायरामिड की शेप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पे बायोमास सबसे ज्यादा है एट द बेस ऑफ द पायरामिड, लेकिन जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर्बीफोर में बायोमास कम हो गया है, प्राइमरी कार्निवोर्स में मजीद कम हो गया है, और टॉप कार्निवोर्स में उससे भी कम हो गया है. तो पायरामिड की टॉप पे हमेशा आप देख सकते हैं कि एनर्जी या बायोमास ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, राइट? सो और इसी तरह से जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स हैं दे आर हैविंग लेस बायोमास एज कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल्स. Then we have pyramids of number, right? हम एक और pyramid को study करते हैं ecosystem में, that is called as pyramid of numbers. A pyramid of numbers shows the number of organisms at each trophic level in a given ecosystem, राइट? अब हम एग्जैक्ट नंबर तो काउंट नहीं कर सकते हैं इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, लेकिन ये कि हम एक उसका एस्टिमेट ले लेते हैं. तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, तो उसको जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज pyramid of numbers. In most pyramid of number, each successive trophic level is occupied by fewer organism, just like the concept of energy and concept of biomass. यहाँ पे जो pyramid of number है उसमें भी successive trophic levels में number of living organism is becoming less. Thus the number of herbivores is greater than the number of the carnivores. ठीक है, ये एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है कि number of herbivore is always greater than the number of carnivores. Here you can see the figure or graph again, और again ये pyramid की form में है, and this is the pyramid of the number, right? आप देख सकते हैं कि pyramid की base में, right? This is the base area. Base area is always the wide. pyramid को, ये triangle को जब भी आप study करते हैं आप देखते हैं कि इसमें जो base area है वो wide है, और base पे you can see the producers. So it means the number of producers is greater. प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा है इस ट्रॉफिक लेवल पे T1 पे. उसके बाद प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम, दे आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स, राइट? लेकिन हर्बीवोर्स का नंबर जो है वो प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में कम है, राइट? इसी तरह से हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स का नंबर कम हो जाएगा हर्बीवोर्स से. एंड फाइनली द टर्शरी कंज्यूमर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, इनका नंबर बहुत ज्यादा
कम है, यानी जिस तरह से आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स को स्टडी करते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कम होता जाएगा। प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है, हर्बीवोर्स आर लेस देन प्रोड्यूसर्स, देन कार्निवोर्स आर लेस देन हर्बीवोर्स, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, टॉप कंज्यूमर्स हैं, दे आर लीस्ट इन नंबर एज कंपेयर टू द अदर trophic levels. So students, that is all about our today's topic, जिसमें हमने flow of energy in the ecosystems between different trophic levels के बारे में बात की, और फिर हमने ecological pyramids के बारे में बात की, जिसमें हमने discuss किया about the pyramid of energy, pyramid of biomass, and pyramid of the number of organisms at various trophic levels. Hopefully आपको ये सब topics बहुत अच्छी तरह से clear हो गए होंगे. So thank you for watching.